रात के इस सुकून भरे लम्हे में जरा आंखें बंद करो, सांस अंदर लो और धीरे से छोड़ो। अब सोचो, एक आईने के सामने खड़े हो तुम, मगर ये आईना तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे मन का अक्स दिखाता है। पर सोचो, अगर ये आईना खुद अपना प्रतिबिंब देख रहा हो तो क्या होगा? ये जो तुम सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो या फैसले ले रहे हो, तुम्हें लगता है ये सब तुम हो, तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली स्वरूप। लेकिन क्या तुम कभी उस मैं को देख पाए हो या सिर्फ उसका छाया रूप? इसी सफर का नाम है द मिरर इन योर माइंड। यह सेगमेंट एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक इंसान था, नाम कुछ भी हो सकता है, शायद तुम जैसे ही कोई। हर दिन वो अपने विचारों को देखता, सोचता, मैं आज उदास हूं, मैं कल आत्मविश्वासी था, मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं। पर एक दिन उसने खुद से पूछा, जो ये मैं कह रहा हूं वो मैं हूं या कोई और मेरे अंदर बोल रहा है? यह सवाल छोटा लगता है, पर जब आप इस पर गहराई से सोचने लगते हो तो पूरा दिमाग हिल जाता है। आज के इस पहले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच और एक छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक भ्रम जो हर दिन तुम्हारी पहचान को आकार देता है बिना तुम्हारे जाने। चलो इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग को एक स्टेज की तरह इमेजिन करो। स्पॉटलाइट के अंदर तुम्हारा सचेतन आत्म खड़ा है, वही जो निर्णय ले रहा है, योजना बना रहा है या भावनाएं महसूस कर रहा है। और स्टेज के पीछे परछाइयों में एक डायरेक्टर है, वो निर्णय ले रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, टाइमिंग कंट्रोल कर रहा है, मगर तुम उसे कभी सीधे देख नहीं पाते। ये डायरेक्टर है तुम्हारा अवचेतन मन, और इस पूरे नाटक का नाम है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है सोच के बारे में सोचना। तुम जब कहते हो, क्यों मैं ऐसे फील कर रहा हूं, या ये विचार मुझे कहां से आई, या मैं खुद को कैसे समझ सकता हूं, तब तुम मेटाकॉग्निशन में हो। पर यहीं पे एक गड़बड़ी होती है। जब भी तुम अपने विचारों को देखने की कोशिश करते हो, वो बदल जाते हैं। जैसे एक आईना अगर अपना ही प्रतिबिंब देखने लगे तो वो आईना ही टूटने लगे। मनोविज्ञान में इसे इंट्रोस्पेक्शन इल्यूशन कहते हैं। यह भ्रम कहता है कि हमें लगता है हम अपने विचारों, इरादों और भावनाओं को पूरी तरह समझते हैं, पर असल में हम सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं। और सबसे डरावनी बात, हम उन अनुमानों को ही पूर्ण सत्य मान लेते हैं। अब जरा रुक के सोचिए, जब आप कहते हो मैं ये फील कर रहा हूं, तो क्या वो फीलिंग वाकई आपकी है, या वो एक प्रतिक्रिया है किसी और की अपेक्षा की, किसी पुरानी याद की, किसी अंदर के अनसुलझे डर की? जैसे एक छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो वो सटीक कारण नहीं जानता, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे हर भावना के लिए एक कारण चाहिए, एक कहानी। और वो कहानी हम खुद ही बनाते हैं। ये स्टोरी टेलिंग माइंड का काम है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से तुम्हारा दिमाग लगातार तुम्हारे कार्यों को तर्क संगत बनाने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि जब काम हो चुका होता है। मतलब, पहले तुम कुछ करते हो, फिर तुम्हारा दिमाग एक लॉजिकल स्टोरी बनाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जब यह पैटर्न रोज होता है तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने विचारों के मालिक हो। लेकिन सच यह है, तुम अपने दिमाग के सिर्फ एक छोटे हिस्से से ही परिचित हो। बाकी सब, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मूड, तुम्हारी बायसेस, सब सतह के नीचे चलते रहते हैं बिना तुम्हारे जाने। जैसे कोई और रिमोट कंट्रोल पकड़ के तुम्हारे एक्शन चला रहा हो, और तुम्हें लगता है रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है। अब आता है वो गहरा सवाल, अगर मैं अपने विचारों को देख रहा हूं तो मैं कौन हूं? यह सवाल बहुत सारे आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में पूछा गया है। अद्वैता वेदांता कहता है, तुम न तो तुम्हारे विचार हो, न तुम्हारा शरीर, तुम सिर्फ साक्षी हो, द ऑब्जर्वर। वेस्टर्न साइकोलॉजी भी इस विचार को छूती है, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, जहां एक कॉन्सेप्ट होता है, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। आप सोच सकते हो, मैं एक असफल इंसान हूं, या कोई मुझे पसंद नहीं करता, पर इसका मतलब यह नहीं कि यह सच है। यह सिर्फ एक विचार है जो आया जैसे बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। पर जब तुम उस विचार को पकड़ के उससे पहचान बना लेते हो,
तब शुरू होती है डिस्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन की। तो एक तरह से हम सब अपने ही दिमाग के बनाए भ्रम में जी रहे हैं। और अब सोचिए, अगर आप अपने ही विचारों पर 100% भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर करें? उत्तर सीधा है, अवेयरनेस। उस साइलेंस पर जो विचारों के बीच होती है, उस ऑब्जर्विंग प्रेजेंस पर जो जज नहीं करता, सिर्फ देखता है। जैसे जब तुम सो रहे होते हो और एक सपना देखते हो, तो सपना तुम नहीं हो, तुम वो होते हो जो सपने को देख रहा होता है। वैसे ही तुम्हारे विचार भी सिर्फ सपने ही तो हैं, जागते हुए। और इस विचार का सबसे विचलित कर देने वाला साइकोलॉजिकल हैक ये है, योर माइंड इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग अ मिरर एंडलेसली। कोई ठोस तुम कहीं नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब है तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारी संस्कृति के, तुम्हारे अनुभवों के और तुम्हारे डर के। मगर यह ज्ञान डराने के लिए नहीं है, यह ज्ञान मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जब आप ये समझने लगते हो कि मैं सिर्फ एक सोच है, तब आप अपने विचारों से डिटैच करने लगते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो बिना उनमें उलझे, और तब जाकर असली फ्रीडम की शुरुआत होती है। अब इस रात के सन्नाटे में जरा सोचिए, जो विचार अभी आपके मन में चल रही है, क्या वो आप हैं या बस एक मेहमान जो कुछ देर बैठकर चली जाएगी? एक गहरी सांस लो और इस रिफ्लेक्शन को महसूस करो। खुद से एक बार पूछो, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यह सवाल आपको नींद से जगा भी सकता है और एक गहरी नींद में ले जा भी सकता है। और अब जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक और ग्लिच, एक साइकोलॉजिकल ग्लिच, जहां तुम्हें लगता है तुम निर्णय ले रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग पहले ही निर्णय ले चुका होता है। एक हैक जो तुम्हारी फ्री विल को सवालों में डाल देता है। तो अब धीरे से चलो मेरे साथ अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम समझेंगे द फ्री विल ग्लिच। एक बार सोचिए, आप एक गली से गुजर रहे हैं, दो रास्ते सामने हैं, एक लेफ्ट जाता है, एक राइट। आप कुछ सोचकर राइट वाला रास्ता चुनते हैं। शायद यह लगता है कि डिसीजन आपने कॉन्शियसली लिया, अपने फ्री विल से आपने चुना, समझा, डिसाइड किया। पर अगर मैं कहूं कि यह डिसीजन आपके कॉन्शियस माइंड ने नहीं लिया था, कि आपके दिमाग ने तो कुछ सेकंड्स पहले ही फैसला कर लिया था, और आपका मैं तो बस उस डिसीजन का जस्टिफिकेशन बनाने लगा। शायद अजीब लगे, अनसेटलिंग लगे, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ ऐसा ही कहता है। इस सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक साइकोलॉजिकल ग्लिच, द फ्री विल ग्लिच, जहां हम सबको लगता है कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मर्जी का सिर्फ इल्यूजन हो, एक माया, एक दिखावा, जो सिर्फ तब तक रियल लगता है जब तक हम उसके पीछे जाकर उसका मैकेनिज्म नहीं समझते। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक जर्मन न्यूरोसाइंटिस्ट थे, बेंजामिन लिबेट। 1980 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो आज भी साइकोलॉजी और फिलॉसफी की दुनिया में एक बॉम्ब की तरह घूमता रहता है। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स से कहा, एक सिंपल काम करो, अपना हाथ उठाओ किसी भी वक्त, जब भी तुम चाहो। सिंपल लगता है ना? मगर उन्होंने उन पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन सिग्नल्स मेजर किए और जो पाया उसने सबको हिला दिया। जब किसी ने कहा कि मैं अब हाथ उठा रहा हूं, उससे 300 मिलीसेकंड पहले उनके ब्रेन में रेडीनेस पोटेंशियल एक्टिवेट हो चुका था। मतलब दिमाग ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि एक्शन लेना है, और मैं तो बस बाद में आया, जैसे एक नरेटर जो स्टोरी लिख नहीं रहा, सिर्फ पढ़ रहा है। सोच के देखो, अगर आपका ब्रेन पहले ही डिसाइड कर रहा है तो आपका फ्री विल कहां गया? एक और बार सोचिए, जब आप किसी कैफे में जाते हो और मेन्यू देखकर चॉकलेट शेक चुनते हो, तो क्या आपने चूज किया, या आपकी क्रेविंग, आपका मूड, पिछली बार का टेस्ट, या इवन सबकॉन्शियस चाइल्डहुड मेमोरी सब मिलकर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे और आप सिर्फ उस डिसीजन को फील कर रहे थे? यह ग्लिच ये नहीं कहता कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन यह जरूर कहता है जो फ्री विल हम सोचते हैं वो शायद कुछ और ही है। लेट्स गो डीपर। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है,
पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन, मतलब पहले एक्शन होता है फिर रीजन आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी से नाराज हो जाते हो और बाद में तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है मैं इसीलिए गुस्सा हुआ क्योंकि उसने ऐसे किया। मगर हो सकता है गुस्सा पहले आया और रीजन बाद में तुम्हारे माइंड ने बना लिया। यह बात सिर्फ इमोशंस पे नहीं, डिसीजंस पे भी अप्लाई होती है। एक और चिलिंग एक्सपेरिमेंट स्वीडन में हुआ था जिसे चॉइस ब्लाइंडनेस कहते हैं। लोगों को 2 तस्वीरें दिखाई गईं और उनसे पूछा गया कौन सी अट्रैक्टिव लगती है। जब उन्होंने चूज किया तो कभी कभी रिसर्चर्स ने उनका चॉइस सीक्रेटली चेंज कर दिया और फिर उनसे पूछा तुमने इस फोटो को क्यों चूज किया। गेस करो क्या हुआ। ज्यादातर लोगों ने बिना फर्क समझे उस बदले हुए ऑप्शन के लिए रीजंस बनाना शुरू कर दिए। मुझे इसकी आंखें पसंद आईं। यह ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो डिसीजन उनका था ही नहीं, मगर रीजन बन गया कॉन्फिडेंटली, विदाउट डाउट। तो क्या हम अपने डिसीजन पे इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? और अगर हम नहीं समझ पाते कि हम क्या चूज कर रहे हैं, तो क्या सच में हम चूज कर रहे हैं? अब जरा इस थॉट के साथ रुक जाओ। टेक अ मोमेंट, ब्रीथ इन। अपने पिछले 24 घंटों का एक डिसीजन सोचो। कुछ भी, जो खाया, जहां गए, जिसे मैसेज किया। सोचो उस डिसीजन में कितनी फ्रीडम थी। क्या वो डिसीजन आपने कॉन्शियस लिया या सिर्फ एक इमोशनल इंपल्स था, या एक पैटर्न जो हर बार रिपीट होता है? यही तो ग्लिच है। और ये ग्लिच सिर्फ साइंस नहीं, फिलॉसफी में भी रिफ्लेक्ट होता है। डेविड ह्यूम, एक फेमस फिलोसोफर, कहते हैं फ्री विल इज जस्ट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, नॉट द फैक्ट ऑफ इट। और जब ये फील होती है तो हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जब कोई और गलती करता है तो हम कहते हैं उसने जान के किया। मगर क्या पता उसका भी दिमाग सिर्फ एक ग्लिच की तरह रिएक्ट कर रहा हो। इस थॉट में एक डीप कंपैशन भी छुपा है। जब हम समझने लगते हैं कि ह्यूमंस सिर्फ चूजर्स नहीं, रिएक्शंस का एक जोड़ा है, तब हम जज करना कम करते हैं और समझने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हेल्पलेस हैं। यह ग्लिच ये नहीं कहता कि सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है, बल्कि यह कहता है जो भी फ्रीडम है वो अवेयरनेस में छुपी है। जब तुम अवेयर होते हो कि तुम्हारा दिमाग रिएक्ट कर रहा है, तब तुम उस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो, रोक सकते हो या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अगर फ्री विल एक इल्यूजन है, तो अवेयरनेस वो लाइट है जो इल्यूजन के पीछे की रियलिटी को दिखाती है। और तब जाकर तुम डिसाइड करते हो रियल डिसीजन, नॉट ऑटोमेटिक, नॉट हैबिचुअल। जैसे एक ड्रीम में होने के बाद जब तुम ल्यूसिड हो जाते हो तो तुम सपने को शेप करना शुरू करते हो। वैसे ही जब तुम अपने ऑटोमेटिक थॉट्स और इंपल्सेस को देखने लगते हो, तब तुम अपनी रियलिटी को शेप करते हो। तो सच ये है, हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट इंपल्स तुम्हारा ना हो, मगर तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारा हो सकता है। इस जगह पे फ्री विल फिर से जन्म लेती है। ना फुली फ्री, ना फुली फेटेड, एक सेंसिटिव डांस बिटवीन अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट। और इस समय जब तुम ये वीडियो सुन रहे हो, रात के सन्नाटे में, तुम्हारा दिमाग इस ग्लिच को फील कर रहा है। हो सकता है कल से तुम किसी डिसीजन को देखकर रुक जाओ, ऑब्जर्व करो और पहली बार डिसाइड करो बिना ऑटो पायलट के। टेक अनदर ब्रेथ। और अब चलते हैं एक और स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल हैक की तरफ। एक इल्यूजन जो सिर्फ फ्री विल ही नहीं बल्कि तुम्हारी यादों को भी डिस्टॉर्ट करता है। क्या हो अगर तुम्हें लगता हो कि तुमने कुछ याद रखा है पर असल में वो कभी हुआ ही नहीं? अगला सेगमेंट तुम्हारे दिमाग के उस कोने में ले जाएगा जहां यादें बनाई जाती हैं, या शायद बनाई नहीं, बनाई जाती हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सेगमेंट 3, द मेमोरी दैट नेवर वॉज रेडी। लेट्स ड्रिफ्ट डीपर। रात के इस सुकून भरे लम्हे में आंखें बंद करो और अपने मन में एक याद ढूंढो। कोई भी याद, कोई बचपन का पल, शायद नानी के घर की छत या स्कूल का पहला दिन, शब्दों का एक टुकड़ा, हंसी की गूंज, खुशबू का हल्का सा एहसास। लेकिन रुको, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह याद वाकई तुम्हारी है? या हो सकता है तुमने उस पल को किसी फोटो में देखा, किसी ने तुमसे उस पल के बारे में बताया और तुमने उसे अपनी मेमोरी बना लिया। यह सेगमेंट एक ऐसे साइकोलॉजिकल ग्लिच के बारे में है जो सिर्फ
कंफ्यूजन नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल सवाल बन जाता है। अगर मेरी यादें भी असली नहीं तो मैं कौन हूं? एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक औरत ने एफबीआई को कॉल किया। उसने कहा, मैं एक क्राइम देख चुकी हूं। मैंने एक आदमी को किसी को मारते देखा। पुलिस ने स्केचेस बनवाए, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। कुछ दिनों बाद वो आदमी पकड़ा गया। औरत ने कॉन्फिडेंटली कहा, हां यही है। लेकिन जैसे जैसे केस खुला पता चला वो मर्डर तो किसी और ने किया था, और जो औरत ने देखा था वो सिर्फ एक टीवी शो का सीन था जो उसने मर्डर से एक दिन पहले देखा था। उसके दिमाग ने टीवी के सीन को असली मेमोरी बना दिया। उसने सोचा कि उसने मर्डर देखा, मगर उसने सिर्फ देखा एक शो। यह था एक क्लासिक केस ऑफ फॉल्स मेमोरी। एक याद जो असली लगती है, डिटेल्ड होती है, इमोशन से भरी होती है, लेकिन झूठ होती है। और सबसे ज्यादा अनसेटलिंग बात, हम सबके दिमाग ये ट्रिक खेलते हैं रोज, बार बार। साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस ने इस टॉपिक पर पूरे जीवन भर रिसर्च की। उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक सीन दिखाया, एक कार क्रैश। फिर उनसे पूछा, गाड़ी कितनी तेज जा रही थी जब उसने दूसरी गाड़ी को स्मैश किया? और कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी कितनी तेज जा रही थी जब उसने दूसरी गाड़ी को हिट किया? सिर्फ एक शब्द का फर्क। मगर स्मैश्ड सुनने वाले लोगों ने कहा कि क्रैश ज्यादा तेज था, और कुछ लोगों ने तो बाद में याद किया कि उन्होंने विंडशील्ड टूटते देखा, जबकि वो हुआ ही नहीं था। सिर्फ वर्डिंग ने उनकी मेमोरी बदल दी। सोचने वाली बात यह है, जब हम मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो हम उसे एक फाइल की तरह खोलते नहीं, हम उसे दोबारा लिखते हैं। और हर बार जब हम किसी याद को सोचते हैं, हम उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, एक शब्द, एक मूड, एक रिएक्शन, और वो मेमोरी थोड़ा और बदल जाती है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ यादें वक्त के साथ ब्लर हो जाती हैं, कुछ और ब्राइट। कभी एक दर्दनाक याद एक हल्का पल बन जाती है, और कभी एक नॉर्मल सा मोमेंट, जैसे किसी की आंखों का देखना, एक इमोशनल स्टॉर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी स्टैटिक नहीं है। मेमोरी एक प्रोसेस है, और उसमें ग्लिच होना ह्यूमन होने का हिस्सा है। एक और अजीब एक्सपेरिमेंट हुआ, लॉस्ट इन द मॉल स्टडी। लॉफ्टस ने कुछ पार्टिसिपेंट्स के परिवार से मिलकर उनके बचपन की कुछ यादें इकट्ठा की। उनमें 3 यादें असली थीं, लेकिन चौथी उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा, जब तुम 5 साल के थे तुम एक मॉल में खो गए थे। सरप्राइज यह था कि पार्टिसिपेंट्स ने कुछ दिनों बाद वो मेमोरी याद करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हां, हृदय से मुझे याद है, एक बुजुर्ग औरत मुझे मिली थी, एक रेड बलून भी था, पापा ने मुझे ढूंढ लिया था। ये कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन याद बन गई, इमोशंस के साथ, डिटेल के साथ। इसका मतलब क्या है? हमारी यादें सिर्फ पास्ट को स्टोर नहीं करती, वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। जो तुम अपने आप को समझते हो, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, वो सब यादों पर बना है। अगर यादें डिस्टॉर्ट हो जाएं, तो क्या तुम्हारा मैं भी बदल जाता है? इस ग्लिच का सबसे डार्क एस्पेक्ट तब समझ आता है जब हम ट्रॉमेटिक यादों की बात करते हैं। पीटीएसडी में दिमाग बार बार एक पेनफुल याद को रिलाइव करता है, मगर हर बार वो याद थोड़ी और डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और दर्द रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन में एम्पलीफाई हो जाता है। लेकिन इसमें एक होप भी छुपी है। अगर यादें एडिटेबल हैं तो हम उन्हें हील भी कर सकते हैं। थेरेपीज जैसे ईएमडीआर और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग इसी ग्लिच डिच का इस्तेमाल करके दिमाग को नए तरीके से ट्रेनिंग देती हैं। एक छोटी सी एनालॉजी सोचिए, तुम्हारा मन एक लाइब्रेरी है, हर शेल्फ पर यादें हैं, कुछ फाइलें धूल में छुपी, कुछ घूमने वाले ग्लोब के नीचे, और तुम लाइब्रेरियन हो। पर यह लाइब्रेरियन टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। कभी कोई याद को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पढ़ता। हर बार तुम उस फाइल को खोलते हो, थोड़ा चेंज करते हो, फिर दोबारा बंद करके रख देते हो। तो सच क्या है, मेमोरी या इवेंट? और अगर मेमोरी रियलिटी को शेप करती है, तो क्या सच उसी रूप में एग्जिस्ट करता है जिसमें तुम उसे याद करते हो? कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं भूल सकता, पर हो सकता है तुम्हारा दिमाग उस याद को बदल चुका हो। तुम सिर्फ उस नए वर्जन को याद कर रहे हो जो तुम्हारे लिए अब ज्यादा रियल लगता है।
यह समझना दिमाग के गहरी संवेदनशील गली में जाने जैसा है, जहां हर मोड़ पर एक आईना है, मगर उस आईने में दिखने वाला चेहरा तुम्हारा ही है या किसी और ने बनाया। एक गहरी सांस लो। अगर तुम्हारी यादें तुम्हारी ही नहीं, तो तुम्हारा तुम कौन है? क्या तुम सिर्फ तुम्हारी मेमोरी का एक पैचवर्क हो या कुछ और? यह सेगमेंट तुम्हारे दिमाग के दरवाजे पर खटखटाता है, कहता है, अगली बार जब किसी पल को याद करो तो थोड़ा रुक कर सोचना, क्या यह याद कभी वाकई थी या तुमने उसे बना दिया? और अब जब हम इस इल्यूजन को समझने लगे हैं, चलिए चलते हैं उस और भी डीपर जोन में, जहां हम समझते हैं कि रियलिटी सिर्फ यादों की नहीं, अटेंशन की भी होती है। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल हैक को जहां दिमाग सब कुछ देखकर भी अंधा बन जाता है। एक ग्लिच जो तुम्हारी आंखों के सामने होता है लेकिन तुम्हें दिखता ही नहीं। तो तैयार हो जाइए गोता लगाने के लिए। सेगमेंट 4, द इनविजिबल गोरिल्ला। और याद रखना, हर याद एक कहानी है, हर कहानी एक पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी एक इल्यूजन भी हो सकती है। लेट्स फॉल अ लिटिल डीपर, शैल वी? कभी सोचा है तुम जो देख रहे हो क्या वाकई वही देख रहे हो? या हो सकता है तुम्हारे सामने कुछ हो लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे इग्नोर कर रहा हो। ना जाने कितनी बार तुम्हारी आंखों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट गुजरता है और तुम उसे देख ही नहीं पाते। सोचो, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, कार्स, हॉर्न्स, चेहरे, तुम किसी को ढूंढ रहे हो, नजर हर जगह घूम रही है, और फिर बाद में कोई कहता है वो तो तुम्हारे बिल्कुल सामने से गुजरा था, और तुम सोच में पड़ जाते हो, कैसे? मैं तो देख रहा था। यह वही मोमेंट है जहां तुम्हारी आंखों ने तो देखा लेकिन तुम्हारा दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इस सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन जिसका नाम है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। एक ग्लिच जहां तुम फिजिकली कुछ देख रहे हो लेकिन मेंटली ब्लाइंड हो जाते हो। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक दुनिया फेमस एक्सपेरिमेंट जो इतना सिंपल था लेकिन उसका इंपैक्ट इतना गहरा कि साइकोलॉजी की किताबों में उसे द इनविजिबल गोरिल्ला के नाम से याद किया जाता है। हार्वर्ड के 2 साइकोलॉजिस्ट्स क्रिस्टोफर चाब्रिस और डैनियल साइमंस ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे। ऑडियंस से कहा गया, आपको बस ये काउंट करना है कि व्हाइट शर्ट वाले लोग कितनी बार बॉल पास करते हैं। सिंपल है ना? लोग वीडियो देखते गए, पूरे ध्यान से काउंटिंग करते रहे, मगर जब वीडियो खत्म हुआ उन्होंने एक शॉकिंग सवाल पूछा, डिड यू सी द गोरिल्ला? लोग कंफ्यूज हो गए, गोरिल्ला? फिर रिसर्चर्स ने वीडियो दोबारा दिखाया और इस बार साफ दिख रहा था एक आदमी गोरिल्ला सूट में बीच से गुजरता है, कैमरा की तरफ देखकर छाती पर हाथ मार के निकल जाता है, पूरे 9 सेकंड्स तक स्क्रीन पर रहता है और ऑडियंस में से आधे लोग उसे देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान था बॉल काउंटिंग पर। उनके अटेंशन का स्पॉटलाइट सिर्फ एक जगह था और बाकी दुनिया उस लाइट के बाहर अंधेरों में छुपी रह गई। यही है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का सच। तुम देख रहे हो लेकिन नहीं देख रहे, और इसका मतलब सिर्फ विजुअल वर्ल्ड से नहीं है, यह हर जगह है। तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी जिंदगी की प्रायोरिटीज में। तुम जो देखने की कोशिश करते हो दिमाग वही फिल्टर करता है, और जो उसके बाहर होता है, चाहे जितना भी लाउड, कलरफुल या इंपॉर्टेंट हो, वो तुम्हारे लिए इनविजिबल बन जाता है। इसे सोचो, कितनी बार तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कुछ कह रहे होते हैं लेकिन तुम्हारा ध्यान मोबाइल पे होता है। कितनी बार कोई तुमसे प्यार कर रहा होता है लेकिन तुम्हें वो दिख नहीं रहा होता। या कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजर जाती है और तुम बाद में कहते हो, काश मुझे तब समझ आता। ये सब एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ गोरिल्लास के, और हम उन्हें मिस करते हैं रोज। क्या तुमने कभी किसी जगह एक चेहरा देखा जिसे तुम पहले भी देख चुके हो लेकिन पहचान नहीं पाए, या किसी इंपॉर्टेंट साइन को इग्नोर कर दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था? क्या तुमने कभी किसी की आंखों में कुछ देखा ही नहीं जब तक वो रोना पड़ा? यह सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी अटेंशन लिमिटेड है। हम सिमल्टेनियसली सब कुछ देख नहीं सकते।
और दिमाग हर वक्त सिलेक्ट करता है क्या हाईलाइट करना है और क्या बैकग्राउंड बना देना है। सोचो, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही हो, स्पॉटलाइट स्टेज के एक कोने पे हो। तुम सिर्फ वही आर्टिस्ट देख पाते हो जहां रोशनी है। बाकी परफॉर्मर्स जो उसी स्टेज पर होते हैं वो अंधेरे में खो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी स्पॉटलाइट जैसा ही काम करता है। और इसका सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट यह है, हम सोचते हैं हम ऑब्जेक्टिव हैं। हम कहते हैं मैं सब कुछ क्लियरली देख सकता हूं, मगर एक्चुअली हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं देखना। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ नेगेटिविटी पे है तो दुनिया बुरी ही लगेगी। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे है तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और अगर तुम बस रूटीन में चल रहे हो तो तुम जिंदगी के मैजिक मोमेंट्स मिस कर दोगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लो। प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन में एक बार पता चला कि पायलट ने एक छोटी सी लाइट मिस कर दी, एक ब्लिंकिंग वार्निंग सिग्नल, क्योंकि उसका ध्यान एक और टेक्निकल ग्लिच पे था। रिजल्ट, क्रैश। एक छोटी सी लाइट एक इनविजिबल गोरिल्ला बन गई जो था, लेकिन दिखा नहीं। और सबसे खास बात यह है कि यह ग्लिच तब और ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब हम कहते हैं यीशु मुझसे तो कभी गलती नहीं होती। यही वो मोमेंट होता है जब गलती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि तुम अपनी अटेंशन की लिमिटेशन को समझ ही नहीं पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस। ये मान लो कि तुम सब कुछ नहीं देख सकते। और दूसरा, माइंडफुल अटेंशन। जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ बात करो। जब तुम किसी रास्ते पे चलो तो ऑब्जर्व करो। जब तुम किसी चेहरे को देखो तो थोड़ा रुक जाओ, उसके इमोशंस को महसूस करो। क्या पता कोई गोरिल्ला वहां हो। एक और चिलिंग एनालॉजी सोचो। जिंदगी एक जंगल है, हर तरफ पेड़, आवाजें, मूवमेंट। तुम्हारा दिमाग एक कैमरा है, मगर तुम्हारा लेंस सिर्फ एक डायरेक्शन में फोकस करता है। और पीछे से कोई टाइगर आ रहा हो तो भी तुम उसे नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारा झूम किसी और ब्रांच पे है। और कभी कभी वो टाइगर तुम्हारा ही भय हो सकता है, या तुम्हारा गिल्ट, या एक चांस जो तुमने मिस कर दिया। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस एक रिमाइंडर है कि रियलिटी हमारे सामने होती है, लेकिन उसे देखना सीखना पड़ता है। और जब तुम आज रात अपनी आंखों को बंद करोगे तो एक बार सोचना, क्या मैंने आज कोई गोरिल्ला मिस किया? क्या कुछ था मेरे आसपास जो मैं देख नहीं पाया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं खुद अपने आप में किसी चीज को इग्नोर कर रहा हूं? क्या मैं अपने अंदर के सच को नहीं देख रहा? टेक अ मोमेंट टू ब्रीथ। जिंदगी कोई पजल नहीं, वो एक पेंटिंग है। और कभी कभी सबसे जरूरी रंग उस जगह होता है जहां तुमने कभी नजर ही नहीं डाली। लेट दैट थॉट सेटल। और अब जब हम देखना सीख रहे हैं, चलिए उस और भी गहरी डायमेंशन में चलते हैं जहां हम सिर्फ अटेंशन नहीं, कंट्रोल के इल्यूजन को समझेंगे। क्या तुम सच में अपने चॉइसेस के मालिक हो, या सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से डिजाइन हो चुका है? अगला सेगमेंट है सेगमेंट 5, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह तुम सोचते हो कि तुमने चूज किया, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा दिमाग तुमसे चूज करवा रहा था। रेडी टू क्वेश्चन योर ओन डिसीजंस? लेट्स गो डीपर। क्या तुमने कभी ऐसे महसूस किया है कि तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर हो? तुम स्टीयरिंग व्हील पकड़े हो और हर निर्णय तुम ही ले रहे हो सकता है यही भ्रम सबसे सुकूनदायक हो। लेकिन सोचो, अगर तुम जो निर्णय ले रहे हो वो असल में तुम्हारे दिमाग के अवचेतन कोनों से आ रहे हो, जहां तुम्हारा कोई पहुंच ही नहीं है। अगर तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसकी डोरी उसके ही अंदर का सिस्टम खींच रहा है, यही है नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी जहां तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नियंत्रित कर रहे हो, जबकि असल में तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता। चलो एक उदाहरण से शुरू करते हैं। कल्पना करो कि तुम एक कसीनो में हो। तुम्हारे सामने एक स्लॉट मशीन है। तुम सिक्का डालते हो, बटन दबाते हो, और तुम्हें लगता है कि अगर तुम सही समय पर बटन दबाओ तो तुम जीत सकते हो। लेकिन तुम्हारा बटन दबाना
मशीन के एल्गोरिदम से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। परिणाम पहले से ही रैंडम है। तुम्हारा एक्शन कोई फर्क नहीं डाल रहा, फिर भी तुम्हें लगता है तुमने कुछ कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग रैंडमनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम पैटर्न ढूंढते हैं, कारण प्रभाव कॉजेलिटी बनाते हैं, और जब हम देखते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो हम सोचते हैं मैं जिम्मेदार हूं, मैं नियंत्रण में हूं। यह भ्रम और गहरा तब हो जाता है जब हम पूर्वानुमानित परिणाम देखते हैं। मान लो तुमने किसी जरूरी काम से पहले एक लकी शर्ट पहनी और काम सफल हो गया। अब तुम्हारा दिमाग उस सफलता को उस शर्ट से जोड़ता है। अगली बार तुम वही शर्ट पहनोगे और तुम सोचोगे यह शर्ट मेरी किस्मत बदलती है। और यहीं से शुरू होता है नियंत्रण का भ्रम। जब हम किसी स्थिति में खुद को असहाय महसूस करते हैं तो हम कोई प्रतीकात्मक नियंत्रण, सिंबॉलिक कंट्रोल बना लेते हैं, जैसे रिवाज, अंधविश्वास या बेतुकी मान्यताएं। कई बार तुम देखोगे लोग एग्जाम से पहले किसी पेन से लिखते हैं जो लकी है, या कोई क्रिकेटर एक विशेष पैड को पहले पहनता है। तुम सोच सकते हो यह सब बचपना है, लेकिन दिमाग के लिए यह एक कोपिंग मैकेनिज्म है। जब असली नियंत्रण छिन जाता है तब भ्रम ही काफी होता है, कम से कम कुछ देर के लिए। अब इस भ्रम का दूसरा पहलू समझो, चॉइसेस। तुम रोजाना जीवन में निर्णय लेते हो, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किस दिशा में करियर ले जाना है। तुम सोचते हो यह सब तुम चुन रहे हो, लेकिन सोचो इन सभी निर्णयों पर तुम्हारा कितना नियंत्रण था। तुम्हारा माहौल कैसा था, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी संस्कृति, भाषा, पूर्वग्रह, बायसेस। मान लो तुम एक विज्ञापन देखते हो जिसमें एक मॉडल एक ड्रिंक पी रहा है, बैकग्राउंड में ठंडी हवा है, समुंदर की लहरों की आवाज है। उस विज्ञापन के बाद तुम वही ड्रिंक ले लेते हो। तुम सोचोगे मुझे इसका स्वाद पसंद आया, लेकिन असली वजह है तुम्हारे अवचेतन में वो आराम का कनेक्शन था जो विज्ञापन ने बनाया। तुमने निर्णय लिया, मगर तुम्हारा कारण मैनिपुलेटेड था। एक प्रयोग में लोगों को 2 समान प्रोडक्ट दिए गए, उनकी पैकेजिंग अलग थी। अधिकतर लोग उस प्रोडक्ट को चुन रहे थे जिसका रंग लाल था। जब उनसे पूछा गया तुमने इसे क्यों चुना, तो उन्होंने कारण बनाए। इसका आकार बेहतर लग रहा था, लगता है ज्यादा ताजा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनका अवचेतन लाल रंग को ऊर्जा और ताजगी से जोड़ता है। तो तुम्हारे चुनाव क्या वास्तव में तुम्हारे इच्छादम मुहाई हैं, या तुम बस एक भ्रम में जी रहे हो जहां हर चुनाव के पीछे एक अदृश्य धक्का है जिसे तुम महसूस ही नहीं कर पा रहे। और सबसे अजीब बात यह है, जब तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण में हो तब तुम सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हो। एक और प्रसिद्ध अध्ययन देखो। लोगों को 2 समूहों में बांटा गया। पहले समूह को एक खेल दिया गया जिसमें उन्हें पासा, डाइस फेंकना था। उनसे कहा गया आपका परिणाम पूरी तरह संयोग पर है। दूसरे समूह को कहा गया आप थोड़ा कौशल इस्तेमाल करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। जिनके पास नियंत्रण का भ्रम था उन्होंने ज्यादा जोखिम भरे दांव लगाए। उन्हें लगा वे परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, और परिणाम ज्यादा नुकसान। जब हम सोचते हैं हम नियंत्रण में हैं, हम गलती करने के अवसर को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने पूर्व ग्रहों से अंधे हो जाते हैं, और इसी भ्रम की वजह से हम जीवन में कई बार हताशा का सामना करते हैं। तुम्हें लगता है मैं सब सही कर रहा हूं, फिर भी चीजें बिगड़ रही हैं। तुम्हारे अंदर अपराध बोध आता है, मुझसे कहीं गलती हुई होगी, लेकिन शायद गलती नहीं थी, सिर्फ भ्रम था। जिंदगी अनिश्चित है। कभी कभी तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ परसेप्शन होता है, वास्तविकता अपने प्रवाह में चल रही होती है और तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील डिस्कनेक्टेड होता है। और अगर तुम इतना सब पढ़कर अब सोच रहे हो तो क्या मैं असहाय हूं? नहीं, तुम्हारी असली ताकत यह है कि तुम ये भ्रम समझने लगे हो। जब तुम भ्रम को पहचान लेते हो तब तुम पहली बार सच में सजग होते हो। तुम हर निर्णय को देखना शुरू करते हो, क्या मैं ये सच में चाहता हूं? तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को रोकते हो, क्या ये मेरी कंडीशनिंग है? और तब तुम धीरे धीरे सत्य नियंत्रण विकसित करते हो। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नियंत्रण छोड़ना ही शायद वास्तविक मुक्ति है।
क्योंकि जब तक तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, तब तक तुम हर असफलता को अपना अपराध बना लेते हो। लेकिन जब तुम कहने लगते हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूं, लेकिन परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है, तब तुम शांति महसूस करते हो। बुद्ध ने कहा था, नियंत्रण से लगाव ही दुख की जड़ है, और ये एक सार्वभौमिक सत्य है। जब तुम प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हो, जब तुम समझ लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, तब तुम बेहतर निर्णय लेते हो, बिना अनावश्यक तनाव के। और विडंबना देखो, जब तुम भ्रम को छोड़ते हो, तब तुम सच में शक्तिशाली बन जाते हो। तो अगली बार जब तुम किसी निर्णय की दहलीज पर खड़े हो, रुको, सवाल करो, क्या मैं ये चुन रहा हूं या मेरा वातावरण, मेरी कंडीशनिंग, मेरा मूड चुन रहा है? और अगर तुम्हारा उत्तर साफ नहीं है, कोई बात नहीं, सजगता का पहला कदम ही संशय होता है। तुम्हारा नियंत्रण शायद पूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना वो है, और वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अब जब तुम इस भ्रम को देख पा रहे हो, चलो एक और परत के नीचे चलते हैं। क्या होता है जब हमारे निर्णय, विश्वास और पहचान सिर्फ एक कहानी होती है, अधूरे रवर है जो दिमाग बनाता है? क्या तुम अपने विचारों के मालिक हो, या सिर्फ एक कथावाचक, नैरेटर हो जो बाद में कहानी समझा रहा है? अगला खंड है सेगमेंट, द कन्फैबुलेशन ट्रैप, जहां हम खोजेंगे किस तरह हम अपने ही निर्णयों का औचित्य बनाना सीख जाते हैं, चाहे वो निर्णय हमने सचेत रूप से लिए ही ना हो। चलो और गहराई में चलते हैं, क्योंकि भ्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, बस शुरू हुआ है। क्या तुमने कभी किसी से कोई काम करने की वजह पूछी और उन्होंने एक पूरी तरह से तार्किक जवाब दे दिया? जैसे, मैं उस पार्टी में इसलिए गया क्योंकि मुझे सोशल फील हो रहा था, या मैंने वो फोन इसलिए खरीदा क्योंकि उसका कैमरा बेस्ट था। शायद जवाब ठीक लगता हो, समझदारी भरा भी, लेकिन क्या ये असली वजह थी, या वो वजह बस बाद में बनाई गई ताकि उनका एक्शन समझने लायक लगे? यही है कॉन्फैबुलेशन, एक मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी जहां हम कोई काम कर लेते हैं बिना असल में ये जाने कि हमने वो क्यों किया, और बाद में एक कहानी गढ़ लेते हैं, एक नैरेटिव, जिसे सुनकर हमें लगे कि हम तर्क संगत प्राणी हैं, हमें सब याद है, सब समझ में है। पर असल में कुछ भी वैसा नहीं था। सोचो, तुम एक मॉल में घूम रहे हो, तुम्हारा मन किसी रैंडम परफ्यूम स्टॉल की तरफ आकर्षित हो जाता है। तुम वो परफ्यूम सूंघते हो और बिना कुछ सोचे खरीद लेते हो। जब दोस्तों ने पूछा क्यों लिया, तुम कहते हो फ्रेग्रेंस एलिगेंट थी, मुझे लगा मैं इससे रिलेट कर सकता हूं। पर हो सकता है असली वजह यह थी कि वो स्टॉल के पास एक नॉस्टैल्जिक सॉन्ग बज रहा था, या परफ्यूम की बोतल तुम्हारे फेवरेट कलर में थी, या सेल्समैन ने तुम्हारी भाषा में बात की थी, और तुम्हारे ब्रेन ने उस पल में वो इमोशनल क्यू पिक किया, निर्णय ले लिया, और बाद में रीजन इन्वेंट कर दिया। ये जो पोस्ट फैक्टो एक्सप्लेनेशन होती है वो कॉन्शियसली जेन्युइन लगती है, लेकिन उसका असल में तुम्हारे रियल डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होता। एक लीजेंडरी एक्सपेरिमेंट याद करो। एक न्यूरोसाइंस लैब में पेशेंट्स को स्प्लिट ब्रेन सर्जरी के बाद टेस्ट किया गया। उनका ब्रेन लिटरली 2 हिस्सों में काट दिया गया था, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज हैंडल करता है और राइट विजुअल और स्पेशियल क्यूज। एक पेशेंट को राइट आई के थ्रू एक एक्शन दिखाया गया, स्टैंड अप। उनका शरीर तुरंत खड़ा हो गया। जब उनसे पूछा गया तुम खड़े क्यों हुए, उनका लेफ्ट ब्रेन, जिसे पता भी नहीं था कि स्टैंड अप कमांड मिली थी, तुरंत जवाब बनाता है, ओह मुझे थोड़ा फ्रेश फील करना था। अमेजिंग है ना? लेफ्ट ब्रेन ने एक्सप्लेनेशन बना दिया, रीजन दिया, ताकि उनकी आइडेंटिटी कंसिस्टेंट लगे, ताकि उन्हें लगे मैंने सोच समझकर यह एक्शन लिया। यही है कॉन्फैबुलेशन ट्रैप, जब हम असलियत भूल जाते हैं और एक फैब्रिकेटेड मेमोरी पर यकीन कर लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी से प्यार होने की वजह एक्सप्लेन की है? उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग था, मुझे उसकी सादगी पसंद थी। पर क्या यह सब पहले ही था जब तुम अट्रैक्ट हुए थे, या तुम्हारा दिल पहले अट्रैक्ट हुआ और बाद में तुमने रीजंस ढूंढे ताकि वो अट्रैक्शन लॉजिकल लगे? कॉन्फैबुलेशन हर रिलेशनशिप, हर बिलीफ, हर डिसीजन में होता है।
तुम किस मूवी को पसंद करते हो, किस पार्टी को वोट देते हो, किस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में विश्वास रखते हो। यह सब कभी कभी पहले से सेट होता है और बाद में तुम्हारा दिमाग उनके जस्टिफिकेशंस गढ़ देता है, जैसे एक मेंटल एडिटर जो तुम्हारी स्टोरी को सेंस बनाने लायक बनाता है। और यह प्रॉब्लम तब और गहरी हो जाती है जब तुम किसी चीज पर रिग्रेट फील करते हो। मान लो तुमने किसी को हर्ट किया, तुम कहते हो मैं उस वक्त स्ट्रेस में था, मुझसे गलती हो गई। तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारा एंगर जस्टिफाइड था, पर शायद असली वजह थी तुमने सुबह कॉफी से नहीं पी थी, तुम्हारा ग्लूकोज लो था और तुम्हारा मूड पहले से ही इरिटेबल था। तुमने एक्शन पहले ले लिया और एक्सप्लेनेशन बाद में बनाई। क्या तुम सच में रीजन जानते थे, या तुम बस एक कहानी सुना रहे हो खुद को और दुनिया को? एक और लेयर सोचो। कई बार तुम किसी चीज में फेल हो जाते हो और तुम्हारा दिमाग तुरंत सोचता है वो प्रोजेक्ट तो वैसे भी बोरिंग था, मुझे उस जॉब में कभी सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं, वो रिलेशनशिप वन साइडेड था। पर हो सकता है असली वजह थी तुम डरे हुए थे, तुम कमिटेड नहीं थे, तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं था। मगर यह सब मान लेना पेनफुल होता है, तो तुम्हारा ब्रेन एक कहानी बना देता है ताकि तुम गिल्ट न महसूस करो, ताकि तुम्हारा ईगो सेफ रहे। यह कहानी तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे यह कहानी तुम्हारे लिए सच बन जाती है और इसी जगह पर कॉन्फेबुलेशन खतरनाक बन जाता है। क्योंकि जब तुम अपनी कहानी पे इतना विश्वास करने लगते हो कि तुम असली वजह तक वापस जा ही नहीं सकते, तब तुम अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर को कभी समझ ही नहीं पाते, तुम ग्रो नहीं करते, तुम स्टक हो जाते हो। और आयरनी यह है, तुम्हारा ब्रेन यह सब प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता है, पर ग्रोथ कभी कभी ट्रूथ से टकराकर ही आती है और यह ट्रूथ पेनफुल हो सकता है। तुम्हें कभी रियलाइज हो सकता है कि तुमने अपना करियर किसी और की एक्सपेक्टेशंस पे चुना। तुम्हें कभी समझ में आ सकता है कि तुम्हारी कोई डीपली हेल्ड बिलीफ सिर्फ इनहेरिटेड थी, या तुम किसी टॉक्सिक पैटर्न में हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा पास्ट उसी तरह प्रोग्राम हुआ था। और जब तुम ये सब देखते हो पहली बार ऑनेस्टली, तो तुम कॉन्फेबुलेशन ट्रैप से बाहर निकलने लगते हो। तुम कह पाते हो, हां मैं उस वक्त गलत था, मुझे समझ नहीं था मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा हूं, मैं जो रीजन दे रहा था वो सिर्फ सरफेस एक्सप्लेनेशन था, असली वजह कुछ और थी। मैं अपनी स्टोरी रीराइट कर सकता हूं। तब तुम सच में अपना माइंड डीकंडीशन करना स्टार्ट करते हो और तभी तुम अपने सबकॉन्शियस के डीपर लेयर्स एक्सप्लोर कर पाते हो। तुम पूछते हो, क्या मैं वाकई ये चाहता हूं? मैंने जो सोचा वो असली थॉट था या बस एक हैबिचुअल स्क्रिप्ट? क्या मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं या बस एक पुरानी रिकॉर्ड दोबारा प्ले हो रही है? यह अवेयरनेस ही फ्रीडम है। जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने एक्शंस के नरेटर हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके ऑथर भी हो, तब तुम अंदर से हल्के महसूस करते हो। तुम्हें हर चीज जस्टिफाई नहीं करनी पड़ती, तुम बस ऑब्जर्व करते हो बिना जजमेंट के। तुम अपने पास्ट को रीफ्रेम करना सीख जाते हो। तुम कह सकते हो, शायद मैं उस वक्त कंफ्यूज था, शायद मेरी स्टोरी इनकम्प्लीट थी, शायद मैं अब उस चैप्टर को समझने के लिए रेडी हूं। यह मैच्योरिटी है। यह अवेयरनेस तुम्हें विक्टिम बनने से रोकता है, यह तुम्हारा ईगो डिसॉल्व करता है और तब तुम धीरे धीरे अपने इमोशंस, रिस्पॉन्सेज और डिजायर्स को देखना शुरू करते हो बिना उनके जस्टिफिकेशन के। तुम कह पाते हो, यह फीलिंग आई थी, बस, कोई स्टोरी नहीं। तुमने किसी से बात नहीं की। क्यों? शायद तुम अफ्रेड थे। बस, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं। तुम किसी चीज से अट्रैक्ट हुए, क्यों? हो सकता है कुछ अनकॉन्शियस मेमोरीज ट्रिगर हो गई हों। बस, ये लेवल की ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन इसी डिस्कंफर्ट के पार ही रियल क्लैरिटी मिलती है। तब तुम डिसीजंस लेते हो जो सच में तुम्हारे होते हैं और तब तुम खुद को रीराइट कर सकते हो बिना उस पुरानी स्क्रिप्ट के जो तुम बार बार सुनाते आए हो। अगला सेगमेंट ले चलता है एक और डीपर इल्यूजन की तरफ, सेगमेंट 7, द मिरर सेल्फ, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या तुम वाकई वो हो जो तुम अपने रिफ्लेक्शन में देखते हो, या वो आइडेंटिटी भी एक इल्यूजन है, एक इमेज है जो सोसाइटी, मेमोरी और प्रोजेक्शन से बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्या तुम वाकई तुम हो
या सिर्फ एक वर्जन जिसे तुमने अपने कन्वीनियंस के लिए इमेजिन किया है, तैयार हो अगले भ्रम के लिए? सुबह का वक्त है, तुम आंखें खोलते हो, वॉशरूम जाते हो, शीशे के सामने रुकते हो और अपने आप से मिलते हो। तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें देखता है। तुम सोचते हो, ये मैं हूं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, वो पहचाना हुआ बालों का स्टाइल, थोड़ा पिछले दिन की थकान, सब कुछ जाना पहचाना लगता है। लेकिन एक सरल सवाल यह है, क्या वो वाकई तुम हो या सिर्फ एक नकाब है, एक प्रक्षेपण, एक सामाजिक रूप से स्वीकृत संस्करण जिसे तुमने दुनिया के लिए बनाया है, जिसे हम मिरर सेल्फ कहते हैं? वो सिर्फ एक ऑप्टिकल इमेज नहीं होता, वो एक मनोवैज्ञानिक भ्रम होता है। एक ऐसी पहचान जिसे हमने अपने वातावरण, अपेक्षाओं और कंडीशनिंग के आधार पर बनाया है और अब उसी में खुद को खो दिया है। सोचो, जब तुमने बचपन में बोलना शुरू किया तब किसी ने तुम्हें तुम्हारा नाम बताया। तुम राहुल हो, तुम प्रिया हो, और तुमने उस नाम को स्वीकार कर लिया। तुमने उस पहचान को अपना लिया। उस नाम के साथ तुम्हारे व्यवहार जुड़ने लगे। प्रिया शर्मीली है, राहुल बुद्धिमान है, ये लड़का हमेशा मुस्कुराता है, ये लड़की थोड़ी संवेदनशील है। और धीरे धीरे तुम वो बन गए जो तुमसे अपेक्षित किया गया था। तुम्हारे अंदर दूसरे संस्करण भी थे, जिद्दी, जंगली, विद्रोही, तेज, मजाकिया, टूटा हुआ। लेकिन उन संस्करणों को दबा दिया गया क्योंकि वो स्वीकार्य नहीं थे, क्योंकि समाज ने कहा, अच्छा बच्चा ऐसे नहीं करता, तुम लड़की हो, तुम्हें शर्माना चाहिए, मर्द कभी रोता नहीं। ये सब मूर्खता है, इतना कल्पना में मत जियो। और हर बार जब तुम्हारा असली आत्म बाहर आने की कोशिश करता, उसे पीछे धकेल दिया गया। तो तुमने शीशे में देखने योग्य एक संस्करण चुना, एक साफ सुथरा, छना हुआ आत्म जिसे दुनिया स्वीकार कर ले। उस संस्करण में स्पष्टता थी, एक दिशा थी। डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है, लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, अच्छी मुस्कान देनी है, ज्यादा नहीं सोचना। और इस तरह तुमने एक मिरर सेल्फ बना लिया, एक ऐसा प्रतिबिंब जो तुमसे मिलता तो है पर असली तुम नहीं है। तुम सोचते हो तुम मजाकिया हो, पर असल में तुम लोगों को प्रभावित करने के लिए मजाकिया बन गए हो। तुम सोचते हो तुम महत्वाकांक्षी हो, पर हो सकता है तुम बस यह साबित करना चाहते हो कि तुम असफल नहीं हो। तुम सोचते हो तुम शांत हो, पर असल में तुम कुछ महसूस ही नहीं करते, क्योंकि भावनाएं दिखाना तुम्हें असुरक्षित लगता है। तुम्हारा मिरर सेल्फ तुम्हें दिखाता है एक नियंत्रित, सज्जन, संवार कर बनाया हुआ आत्मा, जिसे तुमने अपने आघात से बचने के लिए बनाया, जिसे तुमने अपनी अकेलेपन से लड़ने के लिए डिजाइन किया, जिसे तुमने दुनिया के मानकों में फिट होने के लिए पॉलिश किया। लेकिन इस प्रक्रिया में एक चीज छुप गई, वो असली तुम जो बिना किसी स्पष्टीकरण के रोता था, जो बिना अनुमति के हंस पड़ता था, जो ऐसे सवाल पूछता था जो असहज कर देते थे, जो ऐसी कहानियां बनाता था जो किसी व्याकरण में फिट नहीं होती थीं। वो तुम कहां गए? शीशे के सामने खड़े होकर कभी सोचा, जो तुम देख रहे हो उससे अलग भी कुछ हो सकता है अंदर? एक वक्त था जब तुम अपने जज्बात महसूस करते थे बिना उन्हें विश्लेषण किए। एक वक्त था जब तुम किसी को बस देखकर उससे जुड़ जाते थे, बिना उसके बैकग्राउंड, जाति, पेशा या वाइब को जज किए। पर फिर तुमने गार्ड पहन लिया। तुमने प्रोफेशनल बनना सीखा, तुमने परिपक्व होना सीखा, तुमने सेल्फ कंट्रोल और इमेज मैनेजमेंट का कला सीखा। और शीशे में अब वही दिखता है, एक नकाब, एक अत्यंत प्रबंधित संस्करण। और जब कभी वो नकाब हिलता है, जब तुम संवेदनशील महसूस करते हो, जब तुम टूट जाते हो, जब तुम्हारा दिल किसी अजीब से मोड़ पर दुखता है, तब तुम घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मिरर सेल्फ नहीं है, वो तुम्हारा रियल सेल्फ है। और रियल सेल्फ को देखना असहज होता है, क्योंकि उस रियल सेल्फ के पास जवाब नहीं होते। वो भ्रमित होता है, वो अपने ही पुराने संस्करणों से विरोध करता है, वो अराजक होता है, वो गहराई से भावुक होता है। और हमारी दुनिया में स्पष्टता और निश्चितता की बड़ी कीमत होती है। पर क्या तुम जानते हो, रियल सेल्फ की खूबसूरती उसकी विरोधाभास में होती है, उसकी अनिश्चितता में।
जब तुम अपने रियल सेल्फ से मिलते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम कोई कठोर परिभाषा नहीं हो। तुम एक विकसित होती हुई, बदलती हुई, सांस लेती हुई रहस्य हो। कभी तूफान, कभी शांति, कभी मासूमियत, कभी क्रोध। पर जब तुम सिर्फ मिरर सेल्फ के साथ जीते हो, तुम स्थिर तो लगते हो पर जीवित नहीं होते। तुम्हारी मुस्कान रिहर्स की हुई होती है, तुम्हारा दुख नियंत्रित होता है, तुम्हारी जिंदगी स्क्रिप्टेड होती है। तुम इंस्टाग्राम पर वही तस्वीरें डालते हो जहां तुम परफेक्ट एंगल में हो। तुम वही कहानियां सुनाते हो जहां तुम मजबूत निकले। तुम सिर्फ वही दर्द साझा करते हो जहां अंत में कोई सबक मिला हो। क्या तुम कभी किसी से कह सकते हो, मैं आज कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कभी कभी बस गायब हो जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं जो मैंने किया गलत था, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करता हूं। मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, मैं बस होना चाहता हूं। यह रियल सेल्फ की आवाज होती है, और इसे स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस का काम है। मिरर सेल्फ को तोड़ना आसान नहीं, उसे हमने सालों लगाकर बनाया होता है। उसमें आराम होता है, उसमें प्रशंसा मिलती है, उसमें अस्वीकृति का खतरा कम होता है। पर मिरर सेल्फ में एक कीमत भी छुपी होती है, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा जीवंत होना, तुम्हारा सच। और जब तुम धीरे धीरे अपना असली आत्म ढूंढना शुरू करते हो, तुम जज्बात महसूस करते हो जो पुराने लगते हैं। तुम बचपन की कहानियां स्वयं याद करते हो, तुम सपने देखते हो जिनके लिए कभी कोई जगह ही नहीं मिली, तुम गलतियां करने लगते हो जिनके लिए तुम तैयार हो, तुम लोगों से बात करते हो बिना नकाब के। और ये डरावना होता है, पर मुक्तिदायक भी। रियल सेल्फ में कमियां होती हैं, लेकिन उसमें ईमानदारी होती है, उसमें अनिश्चितता होती है, पर उसमें जिंदगी होती है। तुम शीशे में देखते हो और कहते हो, मैं ये संस्करण हो सकता हूं, पर मैं इससे ज्यादा भी हूं। मैं एक लेबल नहीं, मैं एक यात्रा हूं। मैं अपने विरोधाभासों के साथ भी पूर्ण हूं। यही स्वतंत्रता है, यही आत्म प्रेम है। जब तुम अपने प्रतिबिंब से परहेज करना बंद कर दो और अपने भीतर के अराजकता को करुणा से देखना सीख जाओ। अगली बार जब तुम शीशे में अपना चेहरा देखो, रुको, बस देखो। कुछ जज मत करो, कुछ परिभाषित मत करो। अपने आप से पूछो, ये मैं हूं? अगर जवाब तुरंत मिल जाए तो थोड़ा और अंदर जाने की जरूरत है। अगर जवाब भ्रमित कर दे तो समझो तुम सही दिशा में हो। अगला सेगमेंट हमें और गहराई में ले जाता है। सेगमेंट 8, मेमोरी मिराज, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या तुम जो याद रखते हो वो वाकई हुआ था, या तुम्हारा दिमाग तुमसे वो भी गढ़ रहा है? चलो और एक परत उतारते हैं। मैं जो याद करता हूं, क्या वो वाकई हुआ भी था? यह सवाल पहली बार जब तुम्हारे दिमाग में आता है तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेमोरी तो सबसे बेसिक चीज है ना। वो मोमेंट जिसे तुम याद करते हो, बचपन का एक स्पेशल दिन, कॉलेज का एक हार्ट ब्रेक, एक पर्टिकुलर मुस्कान, एक खौफनाक रात, मां की गोद में वो पहला सुकून, ये सब कुछ तुमने महसूस किया था। तुम उस जगह थे, तुमने वो लम्हा जिया था। तो डाउट क्यों? क्यों किसी भी याद पर शक करना चाहिए? पर रुको, थोड़ा ध्यान से सोचो। जब तुम किसी याद को बार बार याद करते हो, तो क्या तुम उसे एग्जैक्ट वैसे ही याद रखते हो जैसे वो पहली बार था, या हर बार थोड़ा सा कुछ बदल जाता है? यहां एक फैसिनेटिंग चीज होती है। मेमोरी एक स्नैपशॉट नहीं होती, मेमोरी एक रिकंस्ट्रक्शन होती है। तुम जब किसी चीज को याद करते हो, तुम उस मोमेंट को वापस रिकॉर्ड से नहीं देखते, तुम उसे अपने इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमोशंस और अनकॉन्शियस बायसेस के थ्रू रिक्रिएट करते हो। जैसे एक पेंटर बार बार एक ही सीन को ड्रॉ करे, हर बार ब्रश का प्रेशर, रंगों का मूड, उसका इमोशनल स्टेट, सब कुछ पेंटिंग को थोड़ा अलग बनाता है। वैसे ही हमारी हर मेमोरी हर बार थोड़ा अलग शेप लेती है, और इस तरह एक वक्त के बाद हम याद रखते ही नहीं क्या हुआ, हम याद रखते हैं क्या लगता था कि हुआ था। इसे कहते हैं द मेमोरी मिराज, यानी एक ऐसी याद जो रियल लगती है पर शायद रियल नहीं है। सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बचपन हैप्पी था, पर वो इमेज क्या तुमने खुद बनाई है? वो संडे जब मां तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाती थी, वो बार बार एक कंफर्टिंग रील बन गई है तुम्हारे माइंड में। पर क्या
तुमने उस दिन की दुखी बातें, वो तंगी, वो डर सब भूल नहीं दिया? क्या वो हैप्पी चाइल्डहुड सिर्फ तुम्हारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था, ताकि तुम आज अपने फैमिली के बारे में गिल्ट फील ना करो? या फिर एक और एग्जांपल लो, तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम बार बार वो ब्रेकअप याद करते हो, उसका कोल्ड एक्सप्रेशन, वो डिस्टेंस, वो साइलेंस, पर तुम भूल जाते हो उसके पहले के साइन क्या थे, तुम खुद क्या कर रहे थे? क्या तुमने सिर्फ वो पार्ट्स प्रिजर्व किए हैं जहां तुम विक्टिम हो? क्या तुमने अपने दर्द को एक ड्रामेटिक स्टोरी में बदल दिया? मेमोरी की खास बात यह है, यह सिलेक्टिव होती है और इमोशनल और नैरेटिव ड्रिवन। हमारी यादें कहानियां वो होती हैं जो हम खुद को सुनाते हैं बार बार, ताकि हम अपने आप को समझ सकें, ताकि हम अपने पास्ट को मीनिंगफुल बना सकें, ताकि हम गिल्ट, रिग्रेट और अनसर्टेनिटी के साथ डील कर सकें। और इस प्रोसेस में हम डिस्टॉर्ट भी करते हैं। कुछ चीजें एक्सैजरेट हो जाती हैं, कुछ चीजें फेड हो जाती हैं, और कुछ चीजें तो हम सबकॉन्शियसली ऐड कर लेते हैं जो कभी हुई ही नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे ज्यादा बात नहीं करते थे, पर क्या ये याद है या तुम्हारा इंटरप्रिटेशन? तुम्हें लगता है कि एक दोस्त ने तुम्हें इग्नोर किया, पर क्या उसने इग्नोर किया या तुम उस वक्त ओवर सेंसिटिव थे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कूल का एक मोमेंट तुम्हारा टर्निंग पॉइंट था, पर क्या वो एक एक्चुअल मोमेंट था या तुमने उस वक्त के बाद उसे एक हाईलाइट रील बना दिया? दिमाग एक मूवी एडिटर की तरह काम करता है। वो रॉ फुटेज लेता है और उसे काट कर पॉलिश करके एक कोहेरेंट स्टोरी बनाता है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचने लगते हैं ये स्टोरी ही सच है, और उसी मोमेंट पे हम मेमोरी मिराज के शिकार बन जाते हैं। एक और लेयर यह भी है, हमारी मेमोरी इमोशंस के हिसाब से शेप लेती है। तुम जब डिप्रेस्ड होते हो तो पुरानी यादें भी सैड लगने लगती हैं। तुम जब होपफुल फील करते हो तो वही यादें थोड़ी ब्राइट हो जाती हैं। याद वही रहती है, लेकिन उसका टोन, उसका कलर बदल जाता है, जैसे एक ही सीन को अलग अलग फिल्टर्स में देखना। अब सोचो, अगर तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे मूड, तुम्हारे बिलीफ्स और तुम्हारे नैरेटिव्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहती है, तो क्या तुम वाकई अपने पास्ट को जानते हो या सिर्फ उस वर्जन को जानते हो जो तुमने एक्सेप्ट कर लिया है? इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यादें फेक हैं। उनमें इमोशन सच हो सकता है, उनमें पेन सच हो सकता है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक्स हैं, क्या बोला गया था, किस टोन में बोला गया था, कौन किस वक्त क्या कर रहा था, वो सब एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं। और ये समझना एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है, क्योंकि इससे तुम अपने पास्ट को रिफ्रेम कर सकते हो। अगर तुमने कभी सोचा हो कि मैं तो हमेशा फेल होता हूं, तो शायद ये एक डिस्टॉर्टेड मेमोरी पैटर्न है। शायद तुमने अपने फेलियर्स को हाईलाइट किया और अपनी छोटी विक्ट्रीज को फॉरगेट कर दिया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बस उन्हीं यादों को प्रिजर्व कर रहा था जो तुम्हारे करंट बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। तुम वही यादें याद रखते हो जो तुम्हारे बिलीफ को रीइंफोर्स करें, और बाकी सब फेड हो जाता है। सोचो, अगर तुम्हारा पास्ट सिर्फ एक क्यूरेटेड कलेक्शन है, तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी बस एक इंटरप्रिटेशन है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम अपने पास्ट को दोबारा लिख सकते हो? जवाब है हां। तुम्हारे पास यह पावर है कि तुम अपने उन मेमोरीज को नए एंगल से देख सको, उनमें नए मीनिंग्स ढूंढ सको। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो भी है जो हो सकता था, और वो भी जो तुम अब बनाना चाहते हो। और जब तुम इस मिराज को समझने लगते हो, तुम रिजिड नहीं रहते। तुम खुद को माफ कर पाते हो, दूसरों को भी माफ करना शुरू करते हो। तुम अपने नैरेटिव को हील करते हो अपने हिसाब से। तुम ये कह पाते हो, मुझे लगता था मैं ब्रोकन था, लेकिन शायद मैं कंफ्यूज था। मुझे लगता था उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन शायद वो भी स्केयर्ड थे। मुझे लगता था कि मैं हमेशा अकेला था, लेकिन शायद मैं कभी खुल के कनेक्ट ही नहीं कर पाया। यह वल्नरेबिलिटी तुम्हें फ्री करती है। मेमोरी मिराज को समझने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने पास्ट को फेक कह रहे हो, बल्कि यह समझना है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट के लेंस से कॉन्स्टेंटली री रिटन हो रहा है। और जब तुम अपनी यादों को फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, तुम अपने प्रेजेंट को भी फ्लेक्सिबिलिटी देना सीख जाओगे। तुम रिजिड सेल्फ डेफिनेशन से बाहर आओगे।
तुम ये मान लोगे कि तुम फिक्स नहीं हो, तुम फ्लो हो। तुम्हारे वुंड्स फाइनल नहीं, वो प्रोसेस में है। नेक्स्ट टाइम जब कोई पुरानी याद तुम्हारे दिल में आए, उसे लाइटली होल्ड करो, उसे देखो प्यार से, क्वेश्चन करो, क्या ये वाकई वैसे ही हुआ था? और अगर जवाब उन्हें क्लियर हो तो स्माइल करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ याद नहीं करता, वो इमेजिन भी करता है। अगला सेगमेंट और भी डीप टेरिटरी में जाता है। सेगमेंट 9, द थॉट पपेट, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या तुम वाकई अपने थॉट्स के मास्टर हो या तुम सिर्फ उनका पपेट हो? लेट्स कीप पीलिंग, कीप फ्लोटिंग, कीप क्वेश्चनिंग। आखिरी सेगमेंट तक आप पहुंच चुके हो। रात का साया गहरा होता जा रहा है और हर एक सेगमेंट ने एक और परत खोल दी है। भ्रांतियां, स्मृतियां, नियंत्रण, आत्मसंशोधन। तो अब आते हैं एक सबसे अंतिम और सबसे अस्थिर कर देने वाले ग्लिच की ओर, द थॉट पपेट। रात का सुकून थोड़ा गहरा है। आंखें बंद करो। एक विचार आता है, मुझे नींद नहीं आ रही, या मुझे ये करना है, वो करना है। ये सब मेरे विचार हैं, आप सोचते हो। जादू ये है, अगर आप सोचते हो कि ये सब आपके विचार हैं, तो आप इनके मालिक कैसे हो सकते हो? जैसे कोई आपके अंदर है, चुपचाप स्क्रिप्ट लिख रहा है, चुपचाप निर्देशन कर रहा है, पर आप सोचते ही नहीं। एक कहानी सुनो। एक साधक अपनी सांस को ट्रैक कर रहा था। एक विचार आया, मैं थोड़ा बोर हो रहा हूं। उसने सोचा, फिर से सोचने में दिलचस्पी क्यों ली है? यह विचार उसके मन में आया बिना बुलाए। उसने खुद तय नहीं किया कि मैं सोचूंगा, बस आ गया। फिर एक और आया, क्या अब मैं अपने फोकस पर ध्यान दूं या शांत रहूं? फिर से स्वचालित रूप से, और फिर एक प्रकाश पुंज क्षण। उसने महसूस किया कि मैंने तय नहीं किया कि मुझे सोचना है। यह सोचने का जो विचार आया वह बाहरी ही है, मेरे नियंत्रण से बाहर। मनोवैज्ञानिक रूप से इस सिद्धांत को थॉट इंसर्शन कहते हैं। जब कोई सोचता है कि वे सोच रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वह विचार उनका है या किसी और का। जैसे मानसिक क्षेत्र में बिना चेतना के कोई घुसपैठ हो गई हो। यह घटना स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत अधिक देखी गई है। मरीज सोचते हैं कि उनकी आवाज लेकर कोई और सोच रहा है। वह वास्तविक आस्था होती है जो बहुत गहराई से परेशान कर देती है। मगर अगर हम अपनी दैनिक जीवन में देखें तो छोटे स्तर पर वह थॉट इंसर्शन हम सभी में होता है। एल्गोरिदम, विज्ञापन, सामाजिक मानदंड, साथियों की अपेक्षाएं दिमाग के पृष्ठभूमि में चल रही होती हैं। एक उदाहरण, सोशल मीडिया फीड को 5 दिन तक पोस्ट्स फॉलो करते जाओ। अचानक एक विचार आता है, यार मुंबई ट्रिप पे चलना चाहिए, पर तुमने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। यह विचार इंस्टाग्राम कजिन, व्हाट्सएप ग्रुप से सीधे आया। तब तुम तय करने लगे, ग्रीन टिक, रेड क्रॉस, मैं ट्रिप करूं या नहीं। और सोचा, क्यों ना जिंदगी में थोड़ी नई खुशबू एक्सप्लोर करूं। अचानक एक भावनात्मक कहानी भी आ गई। सैंपल, फ्री थिंकिंग। मगर पूछो, तुमने मुंबई ट्रिप वाला विचार खुद उत्पन्न किया था या वह डाल दिया गया तुम्हारे मन में किसी एसोसिएटिव मैकेनिज्म से? अनुसंधान में अमेरिका की एक टीम ने एक समान बिंदु पर प्रकाश डाला। जब तक हम अपने विचारों को सीधे निरीक्षण नहीं करते, हम बस प्रतिक्रिया करते हैं। हम पहले देखते हैं, फिर स्पष्टीकरण बनाते हैं। न कि मैंने सोचा इसलिए मैं हूं, बल्कि मैंने सोचा और फिर हम कहानी बनाते हैं, अर्थ जोड़ते हैं, न्याय संगत ठहराते हैं। इस प्रक्रिया में हम मालिक नहीं बने, सिर्फ नैरेटिव मशीन बन गए हैं। एक और साइकेडेलिक उदाहरण, जब फ्लो स्टेट होता है, कोई उच्च उद्देश्य में कार्य हो रहा होता है, मन में एक भी विचार नहीं आता जब तक फ्लो समाप्त नहीं होता। फिर एक विचार आता है, वाह ये मैंने किया, पर फ्लो के समय में सोचा तब तार्किक नहीं था। तो सोचने वाला कौन था? एक और दृष्टिकोण, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन ऐसे काम करता है। रूटीन सुबह का विचार, मैं काबिल नहीं हूं, मैं अनुकूल हूं। फिर एक और विचार, काश देते हो, नहीं मैं यह नहीं सोच सकता। इस चेन में फ्रेमिंग, शुरुआती बिंदु, अपनी पसंद से होती ही नहीं। मनोविज्ञान के भीतर इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक थॉट्स, स्कीमा कहते हैं। हमने उन्हें बनाया है एंजाइटी मॉडल्स, सेल्फ डाउट, आंतरिक संवाद।
इन्हें हमने जानबूझकर नहीं बनाया। हमने उन्हें सीखा, आत्मसात किया, भीतरी बना लिया, और अब यह मैं हूं। नहीं, हमारा मस्तिष्क, हमारे शरीर का वातावरण उनसे उन्हें बनाता है और हम उन्हें अपना लेते हैं। ये तर्क चलते रहते हैं और तब हम समझ नहीं पाते। फिर जब कोई नकारात्मक भावना आती है, हम कहते हैं मानसिक रोग। वास्तविकता, अवचेतन प्रोग्राम्स को हम संभाल नहीं पाए। एक मनोचिकित्सक ने कुछ रोगियों से कहा, एक विचार आपके अंदर डाला गया है, आप ध्यान दो। उन्होंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि वो उनके विचार नहीं हैं। उन्होंने महसूस किया वे पीछे हट सकते हैं। यह दूरी इस बात का संकेत है कि हम अपने विचार नहीं हैं। हम विचारों में खोते नहीं हैं। एक आध्यात्मिक परंपरा में अद्वैत वेदांत कहता है कि विकल्प, मानसिक बकबक को एक दर्शक के रूप में देखो, न कि उसे नियंत्रित करो। वह दर्शक ही चेतन अवधान है, न कि विचारों की धारा, बल्कि उसके पीछे की चेतना। एक आधुनिक साधना विपश्यना कहती है, विचार, भावना, इंद्रिय का अवलोकन करो। और जब कोई इसका अभ्यास करता है, वह सीखता है कि विचार बीतते बादलों की तरह हैं। वे बिना बुलावे के आते हैं। आप आकाश हो। कोई एक विचार बार बार क्यों आता है? यह मस्तिष्क में स्मृति की एक छाप है। बिना उपचार के वे नए नेटवर्क को मजबूत कर देते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, और आपका मन बिना सोचे समझे उसी पैटर्न को दोहराता है। यह एक कठपुतली है, आदतों की डोरी, जो आपको उसी प्रदर्शन की ओर खींच रही है। एक रोचक अध्ययन। हार्वर्ड में लोगों को कहा गया कि 3 घंटे तक अपने स्वतः विचारों को नोट करें। वे नहीं कर पाए। मन स्वचालित रूप से चुनता है। आप महसूस करना बंद कर देते हैं, आपका मन चुनता है। इसे बदलने के लिए माइंडफुलनेस की सिफारिश की जाती है, पर यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण होता है जब आपका विचार ही होता है। माइंडफुलनेस शायद काम ही नहीं करता। पर वह विचार तो आया पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ने के बाद ही। तो विचार एक कठपुतली शो की तरह है, पूरी तरह वास्तविक, लेकिन इससे चेतना मुक्तिदायक होती है। आप इसे हैक कर सकते हो। आप रुक सकते हो, चेन को तोड़ सकते हो, दया के साथ नोटिस कर सकते हो, न्याय नहीं। कल्पना करो, एक रात एक सितार बज रहा हो, मधुरता की रेखाएं गूंजायमान होती हैं, भीतर बहती हैं, लेकिन पहली फुसफुसाहट आती है। कोई जादुई नियंत्रण नहीं, मैं इस सितार को गवाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ सुनूंगा। फिर स्वर बहता है। कोई चेतना नहीं चाहिए, स्वर उत्पन्न करने का निर्णय। संगीत स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, संगीतज्ञ से। बाकी सब चेतना है। इसी तरह जब आप मानना बंद कर देते हैं, मैं सोचता हूं, और इसके बदले विचार को देखते हो, आप असली चेतना बजाना शुरू करते हो। धीरे धीरे मन स्थिरता से जीवंत हो जाता है, न कि स्वचालितता से। एक प्रार्थना, लब्धो ज्ञानम, ज्ञान शून्यता से प्रकट होता है। जब विचार कठपुतली को चेतना दिखाती है, सत्य की झलक मिलती है। तो जब हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, याद रखो, तुम कठपुतली नहीं हो। वहां एक दृष्टा है, शुद्ध चेतना। और जब आप इस पर्यवेक्षक को मजबूत करते हो, आप धीरे धीरे कठपुतली की डोरियों को खोलने लगते हो। और जब आप नींद की ओर बहते हो, विचारों को आकाश पर बादलों की तरह कल्पना करो, और आप स्वयं आकाश हो। फिल्मी दृश्य गुजरते हैं, आप वो नहीं हो। बस देखो और जाने दो। अब नींद में उतर जाओ। कोई विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं, सिर्फ अवलोकन, सुबह तक।